सुनाई दे रहा है? हाँ सर। सर सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक। 1C 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8C 9D 10. चलो मीन वैल्यू थ्योरम। अब कुछ सम्स करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम का। दो मिनट रुको, हाँ मेरा माइक्रोफोन फंस गया है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग दो थ्योरम पढ़ते हैं। एक है रॉल्स थ्योरम, जो हमने बोर्ड लेवल में देखा था, जैसे उसका स्टेटमेंट लिखा देता हूं। y एक f ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है। x a से लेके b क्लोज इंटरवल तक है। r1 मतलब f ऑफ x, ये देखना जरूरी है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। r2 f ऑफ x डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना जरूरी है। तो ये होता है, तो देन देयर exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। मतलब मैं कह रहा हूं there exists at least one root of f dash x equal to 0 in open interval AB। तो ध्यान से देखो, रॉल्स थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ रूट का सेम है। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये लोकेट नहीं करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट कहता है ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ डैश एक्स। हाँ, रॉल्स थ्योरम मगर कंडीशन जो है वो एफ ऑफ एक्स के ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम एफ ऑफ एक्स के ऊपर कंडीशन लगा रहे हो, तुम्हारे पास कंडीशन जो लगेगा वो एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगेगा, मगर वैल्यू जो रूट का जो एग्जिस्टेंस होगा वो एफ डैश एक्स का है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नहीं सर।
सर वो वाला क्या लिखा है ब्लू में? कंडीशन ऑन एफ ऑफ एक्स। और और कंडीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एग्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ एफ डैश एक्स देता है। चलो आगे चलता हूं। पास से आर्चाइव तुम लोग को एयूडी का मिल गया होगा, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इफ ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड a plus twice c divided by b plus thrice d is equal to minus 4/3, then prove that equation ax cube plus bx square plus 6x plus d is equal to 0 will have at least one root in 0 to 1। एक बार सम लिखो एक बार। हाँ चलो, तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, a प्लस ट्वाइस सी बाय b प्लस थ्री डी इज इक्वल टू माइनस 4/3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम्हें मिलेगा ये थ्राइस a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d इज इक्वल टू 0। अब देखो, प्रूफ दैट इस इक्वेशन का रूट का एग्जिस्टेंस चाहिए, तो ये मेरे लिए एफ ऑफ एक्स होना चाहिए या एफ डैश एक्स होना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? मुझे रूट, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट किसका चाहिए? मुझे चाहिए, इस चीज को समझोगे तो मैं एग्जिस्टेंस ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस d इज इक्वल टू 0 चाहिए, इसका एग्जिस्टेंस ऑफ रूट। तो ये तुम्हारे पास f डैश x होगा, तो f डैश x तुम्हें मिला ax क्यूब, तो f डैश x से f ऑफ x कैसे मिलता है? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो f डैश x का इंटीग्रेशन f ऑफ x होगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन bx क्यूब बाय 3 cx स्क्वायर बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अब क्वेश्चन कह रहा है 0 से 1 के बीच में, तो f ऑफ 0 डाल के देखो, सब 0 होके k हो गया, f ऑफ 1 डाल के देखो, a बाय 4 b बाय 3 f ऑफ 1 यहाँ पे डाल रहा हूं, c बाय 2 प्लस d प्लस k। अगर मैं एलसीएम ले लूं 12, k को अगर मैं बाहर ही रखूं तो ये थ्राइस a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d। अब देखो, कोई एक इंफॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, नंबर 1, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि तुम 1 से, ये जो ब्लू वाला है वो ये इंफॉर्मेशन है, तो यहां से अगर मैं फ्रॉम 1 करूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 भी k मिला, तो हेंस तुम्हें f ऑफ 1 भी k मिला, f ऑफ 0 भी k मिला, तो यू गॉट f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 0 यहां से। तो हेंस रूट किसका एग्जिस्ट करेगा? पॉलिनोमियल है, तो R1 और R2 तो होगा ही, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा ही और डिफरेंशिएबल होगा ही। तो रॉल्स थ्योरम क्या कह रहा है तब? तो रॉल्स थ्योरम से तुम कह सकते हो देयर एग्जिस्ट रूट ऑफ f ऑफ x, नहीं,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल 0 to 1। ध्यान से पढ़ के देखो, स्टेटमेंट भी वही है, ऑप्शन में भी ऐसा ही रहता है। ऑलरेडी आरचाई भेज दिया तो इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, सम कैसा रहेगा। आरचाई उल्टा के देख लो, सम दिख जाएगा। आगे चलूं? चलो, तो जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बोल दिया, वैसे ही अब अगर मैं कभी बोलूं कि सपोज तुम्हें मिलेगा कभी ऐसा, एस डैश एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ जी डैश एक्स, तो मुझे बोलोगे दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ विच फंक्शन। क्या ये एच ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है? एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूं। हाँ सर। तो जब तक तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाया तब तक तो तुम्हें ऐसे ही सोचना पड़ेगा, अरे और कोई तरीका नहीं है। तो अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि मुझे चाहिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, एस डैश एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ एच ऑफ एक्स साथ में प्लस 1 बाय एक्स, प्लस 1 बाय एक्स। तो समझ में आया तुम लोग को? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का होगा, मगर नीचे 3 होगा, 3 होगा ताकि कैंसिल हो जाए, और प्लस ई टू दी पावर एक्स है तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा। मतलब मैं भी कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं भी तुम्हें कह रहा हूं इंस्पेक्शन करो। लिखना है तो लिख लो 2 मिनट।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, प्रॉब्लम। If f of x and g of x are differentiable function for 0 is less than equal to x is less than equal to 1, such that f of 0 is equal to 2, g of 0 is equal to 0, f of 1 equal to 6, g of 1 equal to 2, proves that there exists c belongs to 0 to 1, such that f dash c is equal to 2 times of g dash c. सम लिखने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। f of x dx are differentiable function। क्वेश्चन में दिया हुआ f of 0 is equal to 2, g of 0 is equal to 0, f of 1 equal to 6, g of 1 equal to 2। अब ये ध्यान से देखो ये ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे निकाल रहा हूं। इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हें प्रूफ करना है f डैश c इज इक्वल टू 2 g डैश c। तो सोचने के लिए c को मैं x से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो f डैश x माइनस 2 g डैश x, मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका रूट 0 से 1 है। अब खेला खत्म। तो मुझे बोलोगे ये का डिफरेंशिएशन है, अभी तुम लोग को सिखाया था। लेट अस टेक एन ऑक्सिलरी फंक्शन। एक ऑक्सिलरी फंक्शन लो, क्या बोलो, h ऑफ x। क्या लूंगा? f ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या? g ऑफ x। अब बोलो मुझे किस रॉल्स थ्योरम कहां पे लगाना है? h dash x, हाँ, h dash x, h डैश x नहीं, इंटरवल बोलो। 0 से 1, इंटरवल c 0 से 1। तो चलो शुरू करता हूं। तो c 0 से 1 है, मतलब रॉल्स थ्योरम कहां पे लगेगा? ओपन इंटरवल 0 से 1 में, नहीं क्या? सॉरी, क्लोज इंटरवल। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निकालना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब R1 सेटिस्फाई कर रहा है, h के लिए R1। हाँ, h of x is continuous, very good. R2, h of x is differentiable, very good. R3, h of 0 का वैल्यू क्या होगा? f of 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g of 0। वैल्यू बोलो, f of 0, g of 0। 0, 2 minus 2 into 0, 2. h of 1, f of 1 minus 2 times of g of 1। 6 minus 2 into 2, 2। तो क्या मिला? इक्वल। h of 0 is equal to h of 1। तो तीनों ये R3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीन राइट सिग्नल होने पड़ेंगे। तो दिस इंप्लाइज बाय रॉल्स थ्योरम h dash x is equal to 0 हैज रूट इन कहां? ओपन इंटरवल। तो h dash x का मतलब क्या हुआ? यहां से देखो, f dash x minus 2 g dash x हैज रूट इन 0 to 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी चीज को ये नहीं बोल के, क्वेश्चन जो कह रहा है उस रूट का वैल्यू c ले लो, तब ये वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा? तब हैज रूट का मतलब क्या हुआ? f dash c माइनस 2 g dash c इक्वल टू 0। मतलब
एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी। इस पूरे सम में मैं इंपॉर्टेंट इस ऑक्सिलरी फंक्शन में हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो। चलो find an if Ross theorem can be applied to f of x is equal to x to the power n sin pi by x 0x equal to in upper interval 0 to 1. Solution. आगे चलो, चलो ध्यान से देखो। इफ अच्छा, मुझे जरा इंटरेक्शन करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दो सम तो करवा दिया है। बोलोगे क्या होना पड़ेगा? रॉस थ्योरम। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, कह रहा है रॉस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? f of x कंटीन्यूअस होना पड़ेगा 0 से 1 तक तो क्लोजिंग। R1, तो इसका मतलब f of x इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, मतलब कंडीशन ऑफ रॉस थ्योरम टू बी चेक, यही होगा ना। इस सम का एल्गोरिथम क्या है? इस सम का एल्गो ये है कि तुम्हें वो कंडीशन चेक करना होगा कि तुम रॉस थ्योरम इसमें लगा पाओ। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1। तो अब मुझे बोलो इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी में कहां प्रॉब्लम हो रहा है? इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी में एक ही जगह प्रॉब्लम हो रहा है। कौन से पॉइंट में जीरो हो रहा है? कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है? x equal to 0 पे प्रॉब्लम हो सकता है। केवल जीरो में ही प्रॉब्लम होगा, जीरो छोड़ के तो बाकी सब जगह में ये कभी भी नॉन जीरो नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि अगर x जीरो नहीं है, तब तो मैं जानता हूं कि f of x x to the power n sin pi by x, x to the power n कहां पे? ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। जीरो नहीं है तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या है? x equal to 0। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट होगा, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट होगा
x Sir, इक्वल टू 0। क्योंकि तो चलो 0 में चेक करते हैं। f ऑफ 0 का वैल्यू बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। हाँ, f ऑफ 0 का वैल्यू सर 0 to the power n sin pi by 0। नहीं नहीं नहीं, f ऑफ 0, f ऑफ 0 मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ 0 f ऑफ 0 मैं ये पूछ रहा हूँ, 0 f ऑफ 0 0 लिमिटिंग वैल्यू। हाँ, अब तुम लोगे ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इन x टू पर है ना, अब बोलोगे जो तू अब बोल रहा है वो ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यही निकालना है, मगर लिखने का तरीका बोल रहा हूँ। साइन पाई बाय x, अब मुझे बोल साइन पाई बाय 0, तो साइन पाई बाय 0 साइन इंफिनिटी, मतलब ये 0 टू दी पावर इनटू फाइनाइट ऑसिलेशन, 0 हो जाए। ये 0 हर समय मगर नहीं होगा। अगर n का वैल्यू -3 डाल दूं तो क्या 0 होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। मतलब ये होने के लिए तुम जानते हो कि ये 0 इंटू फाइनाइट ऑसिलेशन होना पड़ेगा। जो तूने अभी बोला 0 हो जाएगा, मतलब तेरे दिमाग में ये आ रहा है, मतलब पूरा कंडीशन रिड्यूस ये हो गया कि 0 टू दी पावर n 0 कब होता है? ये तभी होता है अगर n 0 से बड़ा है। इक्वल टू में भी नहीं होगा। तो हेंस मुझे R1 का कंडीशन मालूम चला, f ऑफ x इज continuous in close interval 0 to 1 if n 0 से बड़ा। R2 क्या f of x is differentiable? ये ऑलवेज होगा। सर क्यों? क्योंकि तुम्हें 0 से 1 ओपन इंटरवल में चाहिए। अब बोलो इसका डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम केवल कहां हो सकता है? मैं रंगीन कर भी देता हूं उसको। इसका डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम कहां होता? रेड कलर कहां पे है? डिनोमिनेटर में। बढ़ना क्या प्रॉब्लम है? साइन एक्स को तो हर समय डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर डिफरेंशिएशन बड़ा होगा। सम ये कहां कह रहा है कि डिफरेंशिएशन छोटा होना चाहिए? सम ये कह रहा है क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हो? हाँ सर। ओपन इंटरवल 0 to 1, तो 0 तो इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो खेला खत्म। ये भी सेटिस्फाई करेगा। पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक। तीसरा टिक में क्या देखना होगा बोलोगे? f ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, f ऑफ 1 क्या हो रहा है देखो, 1 इंटू साइन पाई। साइन पाई क्या था? 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। तीसरा भी टिक हो गया। रॉल्स थ्योरम लगेगा। कब लगेगा? बस एक ही जगह आया क्या? रॉल्स थ्योरम अप्लाइड इफ n इज क्या? ग्रेटर देन 0। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो।
अब आते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम्हें फिर से बार बार एक चीज का डिस्क्लेमर कर रहा हूं, मैं एक टाइम में सब थ्योरी बता देता हूं। हाँ, आज मैं थ्योरी खत्म करूंगा, नेक्स्ट 2 क्लास में और मिले जुले हुए सम्स करूंगा। 2 क्लास से ज्यादा का जरूरत नहीं है, और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 2 क्लास भी मैक्सिमम ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तो इसलिए समझ में आ रहा है। तो रॉल्स थ्योरम तुम अगर उल्टा के देखोगे तो तुम्हें और हो सकता है कि 2-3 ज्योमेट्रिकल सम मिल जाए, या पास्ट ईयर एडवांस में करोगे तो 1-2 सम मिल जाए जहां पे तुम्हें लगेगा कि सर इस टाइप में दिमाग में नहीं आ रहा है, तो घबराओ मत, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा सब मिला के करवाऊंगा। मगर आज मेरा मेन एम ये है कि मैं तुम लोग को टॉपिक वाइज मिला है ना, टॉपिक वाइज। हाँ सर। ठीक है, तो मिनिमम सम्स करोगे, प्लीज टॉपिक वाइज से सम्स करोगे, देखोगे कितना सम्स दिया हुआ है। हाँ, जनरल रूल तुमने देखा होगा कि जेई मेंस में टेंजेंट नॉर्मल के सबसे ज्यादा सम्स आते हैं, और जेई एडवांस में टेंजेंट नॉर्मल के सम्स कम आते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमा, और इस टाइप के सम्स ज्यादा आते हैं। तो एलएमवीटी अब शुरू कर रहा हूँ, सेकंड टॉपिक में जा रहा हूँ। तो आज सब टॉपिक मुझे खत्म करना है। एलएमवीटी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या था? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता था कि अगर तुम 2 एंड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये a कॉमा एफ ऑफ ए और ये b कॉमा एफ ऑफ बी, एक्सट्रीमली सॉरी, तो इसका जो स्लोप होगा, तुम ऐसा एक पॉइंट ढूंढ पाओगे जहां पे स्लोप पैरेलल हो जाता है, मतलब दोनों स्लोप सेम हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट लाइन पैरेलल होगा सीकेंड के। तो कैसे लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स फिर से a से लेके b तक, L1 f of x is continuous on closed interval AB. L2 f of x is differentiable on upper interval AB. Then there exists C belongs to open interval AB such that f of b minus, there exists at least one, huh? At least one C, f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c. ये एक्सप्रेशन है, हाँ। ज्योमेट्रिकली क्या कहता है कि टेंजेंट at point C is parallel to AB. लिखना है तो लिख लो। खूब मेहनत करना है। आगे चलूं? हाँ सर। सॉरी, अरे चाय पी लेता हूँ ये सब। चलो, प्रॉब्लम पास्ट ईयर करोगे? सर एक बार ऊपर उठे ना। हाँ, पास्ट ईयर करोगे, मतलब ये ऐसा है कि इसमें टॉपिक वाइज नहीं करके डायरेक्टली पास्ट ईयर ट्राई मार सकते हो। इफ ए बी बिलोंग्स टू, तुम्हें ये प्रूफ करना है, इसमें मत जाओ सर ऑप्शन में कैसे रहेगा, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम जब उल्टा के देखोगे सम्स तो यू विल गेट द सम्स के ऑप्शन में कैसा रहेगा। अभी हमारा वो मेन एम नहीं है, हमारा मेन एम है कि हम थ्योरी कैसे सीखें। तो अब मेरा जो केस है, मेरा केस है कि तब जरा तुम अगर ध्यान से देखो रे,
इसको तुम ऐसा लिख सकते हो सॉल्यूशन, इसको तुम लिख सकते हो cos a माइनस cos b डिवाइडेड बाय a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू 1, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, ये LMVT था। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों का पैटर्न सेम है, तो इसलिए ऐसा सम देख के तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न आएगा और ये पैटर्न तुम्हें मोटिवेट करेगा कि ये सम जो है वो LMVT का होता है। तो क्या फंक्शन लूंगा, बोलो ना रे, क्या फंक्शन लूंगा? f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा लगेगा सुन के, इस फंक्शन के ऊपर LMVT लगेगा, कंपेयर करके देखो। ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना तो होगा। हाँ f वही of तो, x equal to ऑक्सिलरी cos फंक्शन क्या x। फंक्शन होगा? हाँ किसके ऊपर? हाँ लेट ऑक्सिलरी फंक्शन जो होगा वो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे, अरे इसमें मत घबराओ, बी और ए में मॉड है, f ऑफ x cos x, क्या cos x डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है सर। हाँ, क्या cos x डिफरेंशिएबल है? हाँ है सर। किस इंटरवल में लगाओगे वो सर कहां से पता चले? किस इंटरवल में लगाओगे? 0 से 5। नहीं, ध्यान से देखो किस इंटरवल में, कलरफुल कर दिया है मैंने। ये इंटरवल ए बी में लगा तो नीचे बी माइनस ए मिला, अब बोलो कौन सा इंटरवल में लगाओगे? मुझे मालूम है आप सब लोग को दिख गया, 2 माइनस बोलोगे तो मैं लिखूंगा। x कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय b माइनस 0 से पाई बाय 2 लेने से तो नीचे 0 माइनस पाई बाय 2, ठीक है चलो, दो बंदों ने मुझे 0 से बोला। मैं अगर f ऑफ x में LMVT लगाता 0 से लेके पाई बाय 2 या 0 से लेके 1, तब मेरा होता f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 बाय 1 माइनस 0। क्या मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए? ध्यान से देखो, हाँ या ना? नहीं, तो अब मुझे बोलो किस इंटरवल में लगाऊंगा? ए से बी। b माइनस ए से बी, आया समझ में? इंटरवल ए से लेके बी तक, ठीक है। तो बाय LMVT क्या हो जाएगा तब? बाय LMVT तुम लगाओगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू मॉड, तो अभी देने का जरूरत नहीं है, मॉड हम बाद में दे देते हैं, इज इक्वल टू f डैश c। तो f डैश c क्या होगा? f ऑफ x cos x है, तो f ऑफ b का मतलब cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू sin c, क्योंकि f ऑफ x cos x है, तो f डैश x sin x होगा, माइनस sin x होगा, सॉरी। तो तुमने देखा ऊपर मॉड है तो मॉड लगा दो, मॉड अगर लगाओगे तो cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin c। अब बोलो तुम्हें 1 चाहिए, मैं चाहता हूं कि कोई एक बंदा मुझे बोले ये 1 कैसे आएगा यहाँ पे, केवल ग्रीन वाले को देखो। सर सी का वैल्यू अगर पाई बाय 2 हो जाए तो साइन 90। मतलब मेरा ये कहना है कि sin c हर समय 1 से छोटा होता है। हाँ सर। मतलब मुझे एस्टिमेट करना होगा ना, मुझे क्या करना होगा? एस्टिमेट करना होगा। मतलब मुझे क्या मिला? मॉड ऑफ क्या? cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्या मिला? cos b माइनस cos a इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a। तो हैंस तुम बोलोगे सर ऊपर में इक्वल टू नहीं है, उससे चिंता मत करो, हाँ लेस देन इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है, वो इक्वल टू तो है ही यहाँ पे। तो अब ये जो तुम 0 से पाई बाय 2 ये देख के बोल रहे थे ये गलत था, क्योंकि नीचे 0 से पाई बाय 2 नहीं है, नीचे a माइनस बी है। मेरे ख्याल में समझ में आया होगा, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट मार रहा हूँ, कहीं भी डाउट होने से पूछो। किसी को डाउट है कुछ? आज खत्म करेंगे रे थ्योरी।
आगे चलूं? नहीं सर। लिख लो तो। हो गया सर। चलो आगे चल रहा हूं। प्रूव दैट, बाकी का हो गया था ना, बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, पहला सम था वो। हाँ, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर is less than tan inverse beta minus tan inverse alpha. Beta minus alpha by 1 plus alpha square. Beta is greater than alpha is greater than 0. ये प्रूफ करना है, एक बार सम को लिखना है तो लिख लो। चलो, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया, पहले ये बोलो। तुमने ऑब्जर्व किया कि बीटा अल्फा से बड़ा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब। और जैसे मैंने ये स्टेप लिखा, तुम बोलोगे सर आप थोड़ा बोर करना शुरू कर चुके हो, ये वही सम है जो इससे पहले आपने किया है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए करा रहा हूं। क्या फंक्शन लूंगा बोलो? tan inverse x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan tan इनवर्स एक्स। किस इंटरवल में लूंगा बोलो? आप तो बोल सकते हो मेरे ख्याल में, अल्फा से बीटा क्योंकि अब तो ये तो दिख गया ना तुम्हें, अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा। tan इनवर्स एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, L1 में टिक मार्क लग गया, L2 में ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, टिक मार्क लग गया। ठीक है, ऑलवेज को ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो देन there exists C belongs to open interval alpha beta such that f of beta minus f of alpha by beta minus alpha is equal to f dash C. f of x तुमने tan इनवर्स x लिया था रे, तो f dash x का वैल्यू 1 by 1 plus x square. So this implies f of beta tan beta minus tan alpha divided by beta minus alpha is equal to 1 by 1 plus c square. c किसके बीच में लाई करेगा? अल्फा से बीटा। अब तुम्हें देखो क्या एस्टिमेट करना है, अब तुम्हारा दिमाग ब्लू लाइन में आएगा, ब्लू ब्लू और ब्लू, मतलब तुम्हें 1 प्लस सी स्क्वायर को एस्टिमेट करना है, किससे? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर से। समझ में आ रहा है ना? तुम्हें 1 प्लस सी स्क्वायर हटाना है ना, जरा ध्यान से देख लोगे एक बार। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये जानता हूं सी अल्फा से लेके बीटा के बीच में है, तो 1 प्लस सी स्क्वायर जो होगा ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से 1 प्लस बीटा स्क्वायर के बीच में होगा। और जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाय 1 प्लस सी स्क्वायर जो है 1 बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर से 1 बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बीच में होगा, मतलब 1 बाय प्लस 1 बीटा स्क्वायर। अब इस वाले में तुम फ्रॉम 1 क्या कर सकते हो? फ्रॉम 1 कुछ डाल सकते हो। हाँ, क्या 1 प्लस सी स्क्वायर के बदले डाल सकते हो tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय, यही तो प्रूफ करना था, खेला खत्म। तुम बोलोगे सर एग्जाम में प्रूफ दैट तो नहीं आएगा, मगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आ सकता है। सर tan इनवर्स होगा। tan इनवर्स है, मैंने गलती किया, सॉरी। किसी को लिखना है तो लिख लो।
टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, उसके बाद पूछूंगा। थोड़ा ऊपर उठाएंगे। हाँ। आगे चलूं? हाँ चल, प्रॉब्लम। Let f of x is continuous and on R if f of 0 is equal to 0 and f dash x is less than equal to half for all x belongs to 0 से 2, prove that mod of f of x is less than equal to 1 for all x belongs to 0 to 2. सॉल्यूशन एक बार देखो। चलो आगे चल रहा हूं। ध्यान से देखोगे। हाँ, सम एलएमवीटी का है सर, अभी कैसे पता चलेगा, मुझे थोड़ा करने दो। कई बार जब एफ डैश एक्स का एस्टिमेशन दिया रहता है और तुम्हें एफ ऑफ एक्स को एस्टिमेट करने के लिए बोला जाता है, तो जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं सीखे हो तब तक तो दिमाग में या तो एलएमवीटी ही आता है। ठीक है, मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए रे, मुझे एफ ऑफ एक्स को एस्टिमेट करना है। ध्यान से देखो। हाँ, एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 2 को नहीं, मुझे एफ ऑफ एक्स को एस्टिमेट करना है और एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है। मतलब ये जो दो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 जो मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे कहता है कि मैं एलएमवीटी लगाऊंगा 0 से x तक। क्योंकि जब तुम 0 से x, तुम जब a से लेके b तक एलएमवीटी लगाते थे तो तुम्हें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिलता था। तुम्हें एफ ऑफ 0 भी चाहिए और तुम्हें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, तो ये कब मिलेगा? जब 0 से x तक लगाओगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि y मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 0 से लेके x तक। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन दिया था। तो L1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, L2 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है। तो बाय एलएमवीटी क्या बोल सकते हो? बाय एलएमवीटी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी
C बिलोंग्स टू 0 से लेके x, और 0 से x जो है वो सबसेट होगा 1 से लेके 0 से लेके 2 तक का, होगा ही वो तो सबसेट ही होगा ना 0 से लेके 2 तक का। मतलब जो तुम जो गेम खेल रहे हो वो 0 से 2 तक है, मगर अभी जो LMVT लगा रहे हो वो 0 से लेके x तक है। जरा ध्यान से देखो कैसे चेंज हो रहा है, और C जो है वो इसके बीच में है, ठीक है। ये गेम खेल रहे हो। क्या f' का कोई रेंज दिया हुआ है, पूरा सम करके देखोगे? f'(x) less Less than than equal to equal. half. अगर f' हर समय हाफ से छोटा है सबके लिए ही, तो C के लिए भी क्या होगा? ये तो इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है ना रे। अगर इंफॉर्मेशन ही गिवन है कि f' mod is less than equal to half for all x belongs to 0 to 2, तो ये for all x अगर है तो इसका मतलब है कि f' भी हाफ से छोटा होगा। तो मॉड लगा देता हूं, तो मॉड ऑफ f of x माइनस f of 0 by x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f of c, और मॉड ऑफ f of c इज लेस देन इक्वल टू हाफ। f of 0 क्या दिया हुआ है, किसी ने लिखा है कॉपी में? So 0. f of 0 दिया हुआ है, तो ये f of x माइनस 0, तो f of x by x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, क्योंकि f of 0 इज इक्वल टू 0 मैं नहीं कह रहा हूं, दिया हुआ है। इसका मतलब मॉड ऑफ f of x इज लेस देन इक्वल टू x by 2। मगर भैया ये तो नहीं चाहिए, मुझे 1 से छोटा चाहिए, x by 2 नहीं चाहिए। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है बोलो? 0 से 2. तो x by 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? तुमने Zero x से कहां से one. कहां तक लिया? तुमने x 0 से 2 तक लिया। तुम दैट डजंट मैटर कि तुम, ठीक है, मैं 2 को छोड़ रहा हूं, तुम ये मान के चल सकते हो कि तुम 0 से लेके 2 तक है, सर ये ओपन इंटरवल नहीं है, इसमें मत चिंता करो, क्लोज इंटरवल के लिए भी ये ट्रू हो जा रहा है। तो x अगर 0 से लेके 2 तक है तो x by 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 1. 0 से 1, तो x by 2 हर समय 1 से छोटा, तो क्या मिला तब तुम्हें? इसका मतलब मॉड f of x इज लेस देन x by 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली क्या मिला? मॉड f of x इज लेस देन इक्वल टू। मैं नहीं कह रहा हूं कि सम थोड़ा इतना आसान है, थोड़ा टिपिकल सम है, हो सकता है तुम्हें दोबारा देखना पड़े। तुम लोग को एक चीज बताता हूं, मैंने अभी पहले लिख लो इसको फिर बताऊंगा। लिख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछोगे। चलो आगे चलो। हाँ सर.
अच्छा, जैसे अब मैं तुम लोग को बोलता हूँ, ठीक है, ये अच्छा लगा इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सब मैंने 459 में कराया और तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर ये सब जो है मुझे और एक बार जब आपने समझाया मुझे टाइमिंग लिख दो। हाँ, क्योंकि ना अब जो मेरा जो वीडियो अपलोड होता है, अब जो वीडियो अपलोड होगा वो अब जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो तुम देखोगे उसके साथ एक तो ये दिखा दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 11th का शुरू हो रहा है वो भी अपलोड हो रहा है। किसी को क्वाड्रेटिक को रिवाइज करना है तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। हाँ, यहाँ से एक बार कभी अगर देखने का ये सुनाई दे रहा है। यस सर। यस सर। तो ये नीचे देखो, हाँ वो तुम्हें दिख ही रहा है। अब टाइम भी नीचे दिखेगा। हाँ, तो ये जो टाइम दिख रहा है जैसे 16:02, तो इसलिए अब तुम लोग क्या करोगे, जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर सम मैंने कराया जिसमें तुम्हारा नेटवर्क चला गया हो तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम एक काम करो उसका टाइमिंग बस साइड में लिख लेना। हाँ, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो सेम टाइमिंग में जाओगे तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्यालों में। ठीक है, किसी किसी समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें, जैसे ये वाले समय मैं मानता हूँ कि तुम्हें एक बार हो सकता है देखने का जरूरत पड़े। प्रॉब्लम, इफ f of x is continuous and differentiable in open interval 0 to 2 and f of 0 is equal to 2, f of 2 is equal to 8 and f dash x is for all x belongs to 0 to 2, then find f of 1. Solution. चलो आगे चल रहा हूं। फिर से तुम देखो क्या है, इंफॉर्मेशन f का दिया हुआ है मगर रेंज जो है वो f डैश x का दिया हुआ है और किसका निकालने बोल रहा है, f ऑफ 1 का निकालने बोल रहा है। तो दोनों तो एक साथ यूज नहीं होगा। f ऑफ 0 2 है, f ऑफ 1 निकालना है, f डैश x लेस देन इक्वल टू 3 है। LMVT कहां से कहां तक लगेगा, मुझे ये टर्म चाहिए। और तुम लोग के लिए अगर कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो ये f डैश c था। तो अब मुझे ये बोलो LMVT कहां पे लगेगा, किस इंटरवल में लगाऊं? ऑक्सिलरी फंक्शन समझ में आ रहा है क्या लूंगा, y इक्वल टू f ऑफ x। कोई बोलेगा x कहां से कहां तक, गलत सही से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 1 आया समझ में? क्यों? क्योंकि मुझे f ऑफ b चाहिए, तो f ऑफ b जैसे f ऑफ 1 चाहिए। f ऑफ a पता है, मतलब f ऑफ 0 पता है। तो सर ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में क्या था बताऊं? मुझे f ऑफ x चाहिए था और f ऑफ 0 पता था, तो क्या लगाया, कहां से कहां तक लगाया था बोलो? ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सम करना चाहते हो तो 0 से x, ये पैटर्न पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसमें LMVT लगाऊं तो तुम क्या बोल सकते हो? बाकी सब मैं अब लिख के बोर्ड नहीं करूंगा, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल वो सब सम ही कहता है, इज इक्वल टू f डैश c, मगर c का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। क्या क्वेश्चन में f डैश c के बारे में कोई रेंज दिया हुआ है? रेड रंग में देखो, कह रहा है कि f डैश 3 हर समय 3 से छोटा है। तो f डैश x अगर 3 से छोटा होगा तो f डैश c भी किससे छोटा होगा? 3 से छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं चाहिए। f ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है क्या?
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिला? एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो मैंने 0 से 1 में लगाया, मगर और एक इंफॉर्मेशन है, इसे यूज करने के लिए कहां से कहां? सर एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 5 होगा सर। चेक हाँ, कीजिए। एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 5। -2 थैंक्स। हाँ 5। तो अब मुझे बोलो कहां पे लगाऊंगा इसे यूज करने के लिए, किस इंटरवल में? 0 हाँ, to 2 0 1 टू से 2 क्यों लगाऊंगा? मुझे एफ One ऑफ 1 चाहिए और एफ ऑफ 2 दिया हुआ 1 है। to 2 1 to 2 1 to 2। तो लगाओ तो खुद एक बार लगा के देखो क्या मिला, मुझे बोलो। LMVT अब लगाओ y इक्वल टू एफ ऑफ x में, जब x का वैल्यू 1 से 2 था। मैं छोटा कर देता हूं, किसी को देखना है तो देखो, प्रॉब्लम नहीं है, टाइम दे रहा हूं। फाइव हो गया और हाँ, मगर क्या, हाँ क्या है इसे डालने से, क्या है बोलो? क्या? एफ ऑफ एफ 1 ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा? एफ डैश सी। मगर अब सी कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से 2, मगर ये भी तो 3 से छोटा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ 2 कितना है? 8। तो ये आ गया तुम्हारे पास ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब माइनस एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू -5, मतलब एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो तुम्हें दो केस मिला, देखो एफ ऑफ 1 5 से छोटा, एफ ऑफ 1 5 से बड़ा, तो मिला के क्या बोल सकते हो? 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है। तो खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
चलो आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। दो टॉपिक मैंने बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ाया था, मगर तुम्हें पास्ट ईयर में मिलेगा, और मुझे नहीं मालूम है कि इस साल जेई में वो टॉपिक हटेगा या नहीं, तो इसलिए वो दो टॉपिक अभी करवा रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि तुम्हें जो तुम वेलोसिटी में पढ़ते थे, मतलब कोई एक किसी का रेट ऑफ चेंज दिया जाएगा, तुम्हें किसी दूसरे का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। जैसे प्रॉब्लम, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at rate of 2 centimeter per second and width is increasing at rate of 2 centimeter per second. When x is equal to 12 सेंटीमीटर एंड तुम लोग सर की थ्योरी आपने नहीं दिया, तुम्हें समझ में आएगा क्यों। फिजिक्स में तुम लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे फाइंड रेट ऑफ चेंज वर्ड तुम लोग ने सुना हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए इसमें कोई थ्योरी देने का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन जो टेंजेंट देता है वो तो तुमने मेरे ख्याल में क्लास 12th में देखा होगा। डिफरेंशिएशन सबसे पहले तुमने रेट ऑफ चेंज के लिए ही पढ़ा था। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अगर कोई चीज डिक्रीजिंग दिया रहता है तो वो तुम माइनस में लोगे, एंड विथ इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो वो हर समय प्लस में लोगे। सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है जिसमें x लेंथ है, y इसका ब्रेड्थ है, तो dx बाई dt क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो -2 होगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, और dy बाई dt जो होगा वो 2 होगा क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। तुमसे कह रहा है कि ठीक है तुमने साइड का रेट ऑफ चेंज दिया, तुम्हें एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो तुम जानते x इंटू वाई था, इसलिए dA बाई dt क्या होगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करोगे तो x इंटू dy बाई dt प्लस y इंटू dx बाई dt। इन सबका वैल्यू तुम इसमें डाल सकते हो, तो dA बाई dt जो तुम्हारे पास होगा ट्वाइस x माइनस ट्वाइस y। अब किसी इंस्टेंट में निकालने के लिए तुझे बोल रहा है, कौन से इंस्टेंट में निकालने बोल रहा है, जब x 12 है और y 5 है, मतलब जब x 12 है और y 5 है, तो ये 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पॉजिटिव है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं करेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट का टाइम देता हूं।
अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ये टॉपिक समझ में तो आया ना? रेट ऑफ चेंज समझ में तो आया क्या होगा? एक का रेट सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये टॉपिक समझ में आया या नहीं? हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर। मतलब क्या दिया रहेगा? क्या दिया रहेगा? एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा, दूसरे का तुझे निकालने के लिए बोलेगा। प्रॉब्लम: अ मैन of height 2 meter walks directly away from a lamp post of height 5 meter on a level ground at 3 meter per second. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. चलो, the man of height 2 meter, सपोज ये बंदा है mn, तो ये 2 मीटर है, walks directly away from a lamp post. LP लैंप पोस्ट है 5 मीटर, ये ऐसे जा रहा है, तो ये उसका डिस्टेंस कवर होगा। एक्स जो उसने डिस्टेंस कवर किया, और शैडो जो होगा वो ये लाइट है, ये लाइट है, तो शैडो जो होगा वो ये होगा, ये जो होगा ये उसका शैडो होगा। शैडो का लेंथ s ले लेता हूं, इसका लेंथ x ले लेता हूं। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? देखो तो, अवे फ्रॉम, ये बंदे का स्पीड है, तो अगर डिस्टेंस x है तो स्पीड क्या होगा? dx बाई dt 3 दिया हुआ है, तुम्हें निकालने बोल रहा है ds बाई dt, तो कैसे रिलेशन निकलेगा? x और s में क्या यूज करूंगा? क्या? हाँ, तो क्या यूज करूंगा? मतलब उस चीज का नाम क्या था? ट्रायंगल SMN is similar to triangle SLP. तब तुम जानते हो कि SM divided by SL is same as MN divided by LP. तो SM का मतलब S है, SL का मतलब X plus S है, MN का मतलब 2/5 है, तो this means 5S is equal to twice X plus twice S, तो thrice S is equal to twice X, तो डिफरेंशिएट कर दो, 3 into ds by dt is equal to 2 into dx by dt. So this implies ds by dt is equal to 2 by 3 into dx by dt, देखो दिया हुआ है 3, तो कैंसिल कर दो, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में आया, मतलब ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? हाँ सर। A 5-meter long pole rests against a vertical wall the foot of pole being 3 meter away from the wall. If the lower end of the pole is pulled away from the wall at the rate of 0.2 meter per second, find the rate at which the top of the pole descends along the wall. चलो आगे चलता हूं, काफी लंबा समझा, थोड़ा सा बोरिंग होता है यहाँ पे। हाँ, a 5-meter long pole rests against a vertical wall of foot of pole being 3 meters. सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। A pole rests against a vertical wall 3 meter away from the wall. मतलब ये मेरे पास मेरा पोल है, ये x ले लेता हूं, ये y और ये 5 है। तो x, y और 5 का रिलेशन तो तुम बोलोगे सर मत पूछिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, डायरेक्टली लिखिए और आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, हमें भी पता है यही आप करेंगे। ट्वाइस x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ट्वाइस y इंटू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 0। क्या पूछ रहा है? इफ द लोअर एंड ऑफ द पोल इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब dx बाई dt दिया हुआ है, ये इस साइड से जा रहा है, तो ये तो इंक्रीज कर रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड।
तो कह रहा है ये नीचे किस स्पीड में आएगा, dy बाय dt किस स्पीड में आएगा, ये नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास dx बाय dt 0.2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x इंटू 0.2 तो कैंसिल कर दो, प्लस y इंटू dy बाय dt इज इक्वल टू 0। तो मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 0.2 x बाय y। क्या x और y क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन से इंस्टेंट में? हाँ दिया हुआ है, देखो द फुट ऑफ पोल बीइंग 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जिस पॉइंट में पूछ रहा है वो x का वैल्यू 3 है, तो मुझे मालूम है कि dy बाय dt मुझसे पूछ रहा है जब x का वैल्यू 3 है, अगर x 3 है तो y तो तुम जानते ही हो कितना होगा, y 4 होगा। तो ये माइनस 0.2 3 डिवाइडेड बाय 4, ये और ये कैंसिल करोगे तो ये 0.2, तो ये माइनस 0.05 तो इज इक्वल टू माइनस 0.15। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, देखो मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव था। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ कोई लिख रहा था? हो गया। On the curve y cube is equal to 12x, find the interval of values of y for which the ordinate changes at a faster rate than the abscissa। हमको लिखना है तो लिख लो एक बार। तो शुरू करूं? हाँ सर। y क्यूब का वैल्यू 12x है। क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल ऑर्डिनेट चेंजेस। ये नहीं कह रहा है कि इंक्रीज होना पड़ेगा, चेंज कर रहा है। मतलब dy बाय dt जो होगा मेरा, वो dx बाय dt से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यही कह रहा है क्वेश्चन में। मतलब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब dy बाय dx मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है। तो अगर यहाँ पे dt नहीं करके, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली dy बाय dx ही निकाल लेता हूँ, तभी भी हो जाएगा आंसर 12 आएगा। तो मतलब dy बाय dx मेरे पास आ गया 4 बाय एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ऑफ dy बाय dx 1 से बड़ा होना चाहिए। जो समझना है वो यहाँ पे है, ध्यान से देखो। किसी को डाउट है तो ऑलवेज वेलकम, मुझसे पूछ सकते हो। 4 बाय एक्स स्क्वायर हर समय 1 से बड़ा होगा, वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें मॉड मीनिंगलेस है क्योंकि 4 और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 होगा क्योंकि वाई हर समय पॉजिटिव होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0।
मतलब y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज लेस देन 0, तो वेविक कर्व बनाओगे तो -2 इज लेस देन y इज लेस देन 2, तो ये आंसर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। y 0 होने से भी इंफिनिटी हो रहा है, मगर पॉइंट का तो प्रॉपर्टी है नहीं, ये लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सर रुकिए। हाँ सर। हो गया अब सर। आगे चलूं? हाँ सर। सर चलो नेक्स्ट एक टॉपिक जो बोर्ड लेवल में था इस साल हट गया है, उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मली आपके सम्स एंट्रेंस में कम आते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली क्या है कि तुम्हें जो तुम लोग क्लास 11th में जब फिजिक्स में dy/dx पढ़े होगे तो कैसा पढ़ोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा पढ़े होगे कि स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय क्या? चेंज इन x। फिजिक्स का डेफिनेशन तो यहीं से शुरू होता था। चेंज इन y का मतलब डेल y, चेंज इन x का मतलब डेल x। अगर y एक फंक्शन है f ऑफ x, तो y प्लस डेल y जो होता है वो फंक्शन तब होगा जब x प्लस डेल x, यही ना? मतलब जब थोड़ा सा चेंज हो जाए तो डेल y को तुम तब लिख सकते हो f ऑफ x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x को तो डेल x ही लिख सकते हो। ये डेफिनेशन है। मैं दोनों डेफिनेशन का यूज करूंगा। पहले मैं इस डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं कि मैं dy/dx अगर डेल y बाय डेल x है तो यहां से डेल y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा dy/dx मल्टीप्लाइड बाय डेल x। पहले मैं इस डेफिनेशन, तुम्हें लिखना है तो लिख लो, फिर दूसरे डेफिनेशन में भी जाऊंगा। आगे चलूं? चलो प्रॉब्लम लिखो। फाइंड approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increasing the side by 2%। सॉल्यूशन। सम को एक बार देखो या लिखो, थोड़ा सा टाइम देता हूं। 15-30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सम को लिखने के लिए।
तो किस में चेंज दिया हुआ है? साइड में इंक्रीज हो रहा है परसेंट का। तो साइड कट मतलब चेंज इन एक्स दिया हुआ है। चेंज इन एक्स, डेल एक्स जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि 2% ऑफ एक्स चेंज हुआ है, तो ये 2/100 ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब 0.02 एक्स। कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम डेल वी क्या है? तो v का तो फॉर्मूला मुझे मालूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मुझे मालूम है एक्स क्यूब, मतलब dv/dx मुझे मालूम है 3x²। अब मैं dv/dx को चेंज कर सकता हूं, स्मॉल चेंज इन v डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x इज इक्वल टू 3x²। तो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट 3x² इंटू डेल x। तो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू x² इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास, डेल एक्स कहीं पे मैंने निकाला था 0.02x, हेंस डेल v इज इक्वल टू 0.02x, 0.06x³। तो डेल v इज इक्वल टू 0.06 ऑफ वॉल्यूम। कितना परसेंट चेंज हुआ? 6% चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर 2% चेंज इन तुम साइड करोगे तो 6% वॉल्यूम में चेंज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, पूछना है तो पूछो कुछ। 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक, आगे चलूं? हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूं। तो अब मैं सेकंड डेफिनेशन दे रहा हूं। dy/dx मतलब f' को तो हम ये भी लिखते थे, मगर क्योंकि चैप्टर का ही नाम अप्रोक्सीमेशन है, इसका मतलब है h इज वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल एक रिलेटिव टर्म है रे, मतलब तुम कह सकते हो कि f' इज इक्वल टू f of x plus h
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये वही है रे, चेंज इन एक्स बाय चेंज इन वाई, कुछ और नहीं है। हाँ, तो यहां से अब तुम एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक वैल्यू निकाल सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। मुझे लगता है कि तुम लोग जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हो तो एरर निकालने में ये वाला फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है। जैसे अब अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 26, ऐसे में पहले ऑक्सिलरी फंक्शन निकालोगे कि किस फंक्शन का काम करना है। तो ये क्यूब रूट का काम करना है, इसलिए एफ ऑफ एक्स को एक्स टू द, और इसके नेबरहुड में जिसका क्यूब रूट निकालना आसान है, इसके नेबरहुड में कोई एक स्टैंडर्ड नंबर होगा जिसका क्यूब रूट निकालना आसान है। क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, इसीलिए x को 3 ले लेता हूं जिसका निकालना आसान है। और जो मुझे निकालना है, एक काम करता हूं, नॉर्मली ऐसा लिखने से तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, x को a से रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ a प्लस एच का वैल्यू होगा f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ए। बात बराबर है, जगह नहीं है मेरे पास, वेट अ मिनट। ये एच का दोस्ती इनके साथ है, मगर एच का दोस्ती इसके साथ होना चाहिए था। चलो, बात तो बराबर है, मगर ए के टर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एच चेंज इन एक्स है। हाँ, तो ए का वैल्यू तो एफ डैश एक्स तो जरूरत ही है, निकाल लेता हूं। तो 1/3 इंटू एक्स टू पर माइनस 2/3, तो 1/x पर 2/3। नाउ खेला शुरू करो। ए जिसका तुम निकाल सकते हो 27, ताकि एफ ऑफ ए तुम्हारा निकल गया, क्यूब रूट ऑफ 27 3, ए प्लस एच जिसका निकालना है 26, मतलब एच तुम्हें मिल गया -1। फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच, यही निकालना है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो निकालना शुरू करो, एफ डैश ए भी निकाल लो क्या होता है। एफ डैश ए क्या होगा, एफ डैश ए तुम्हारे पास यहां से निकलेगा, मतलब एफ डैश 3, तो एफ डैश 3 हो जाएगा 1/3 इंटू 27, सॉरी 27 टू द पावर 2/3, तो ये 1/3 इंटू 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/27, और 1/27 अप्रोक्सीमेटली 0.037 होता है। तो इसका मतलब है तुम्हें एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 27 प्लस एच का वैल्यू कितना है -1, एफ डैश 27, तुमने सबको साइड में निकाल के रखा ही था। एफ ऑफ 27 जो है वो तुम्हारे पास 3 था, प्लस एफ ऑफ 27 ये वाला है ना, ये था, एफ डैश 27 ये था, और एच -1 था, तो प्लस -1 इंटू 0.037 करके दे 2.963 आएगा। यही तुम्हारे लिए क्यूब रूट ऑफ 26 होगा। मैं इसे भी मिटा देता हूं, तुम्हें निकालना क्या है, एफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ 26 निकालना है। ध्यान से देखो, ये एफ ऑफ 26 होगा, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। यहां से किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो। और एक सम करवा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया इसीलिए।
अब सुनने में आ रहा है? आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है रे। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सॉरी। हाँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पता नहीं। चलो, तो और एक सम मैंने बोला था करवाऊंगा, उसके बाद अननेसेसरी बक रहा था। cos 61 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 1 डिग्री का वैल्यू 0.01745 रेडियन दिया हुआ है। तो यहां से तो तुम्हें पता चल गया कि किस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, cos x का, नहीं क्या? a प्लस h 61 डिग्री ले लेता हूं, तो डेल x मेरे पास 1 डिग्री आ जाएगा। पर x को रेडियन में होना पड़ेगा, तो पहले x को तो रेडियन में होना पड़ेगा, तो पहले f डैश x का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो माइनस साइन x, और कहां पे निकालना है पता ही है, 60 का मतलब π/3 होता है, तो माइनस साइन π/3 माइनस √3/2, तो माइनस 0.866। इसे रेडियन में चेंज करोगे तो 0.01745। तो तुम जानते हो कि तुम्हें एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब अगर मैं एफ ऑफ 61 डिग्री बोलूं तो ए को रेडियन में चेंज कर देता हूं, तो ये एफ ऑफ π/3 हो जाएगा, प्लस एच का वैल्यू चेंज जो है, चेंज मेरे पास है डिग्री, मगर ये तो रेडियन में है, तो ये तो रेडियन में लिखूंगा 0.01745 इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए तुम्हें मालूम है माइनस 0.866। तुम बोलोगे सर ये इंटू करना होगा, कोई चारा ही नहीं है। एफ ऑफ π/3 तो जानते ही हो, हाफ है, तो ये 1/2 माइनस ये करोगे तो 0.151 आएगा, आंसर 0.4849 आएगा। खेला खत्म। पर फिर से कह देता हूँ ये कोर्स में नहीं है अभी भी, और पास्ट ईयर में तुम्हें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि अप्रोक्सीमेशन का कोई सम मिलेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर अभी दूसरे लास्ट एक टॉपिक बाकी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा करा के आज थ्योरी खत्म कर देता हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। ये थोड़ा बोरिंग है, मैं जान रहा हूँ, मगर आता भी नहीं है, इतना भी बोल दो। मगर ये देख लो, हाँ, इसमें कभी कभी तुम्हें किसी डिफिकल्ट सम में जरूरत पड़ता है। हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का बहुत सम आता है, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। ये अगर मैं इस टाइप से ग्राफ बनाऊं तो यहां पे तुम देख रहे हो कर्व हर समय टेंजेंट के ऊपर लाई करता है। इस वाले पोर्शन में देख रहे हो कर्व ऑलवेज लाइज अबव द टेंजेंट, इसे कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। और इसका कंडीशन होता है उस इंटरवल में एफ डैश एक्स हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू भी हो सकता है पॉइंट्स में, एक्स उस इंटरवल में ए से लेके बी तक, ठीक है। सपोज ये मेरे लिए ए है और यहाँ पे कहीं पे बी है, मगर एक टाइम के बाद ऐसा होगा, तुम्हारा ऊपर आ जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट, ऐसे को हम लोग कहते हैं
कॉनकेव डाउनवर्ड्स। इसका कंडीशन होता है एफ डैश एक्स हर समय नेगेटिव होगा उस इंटरवल में एक्स अगर बी से लेके सी तक होगा। तो श्योरली एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये चेंज कर रहा है, होगा ना, ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। श्योरली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये चेंज कर रहा है, जहां पे ये चेंज करता है उस वाले पॉइंट में एफ डबल डैश एक्स 0 होता है, और एफ जीरो मतलब 0 भी हो सकता है, 1/0 भी हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, एफ डबल डैश सी। और एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा, देखो ना ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन करेगा व्हेन क्रॉसिंग सी। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लोगे क्या इसको? थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लिया है मैंने, तुम लोग थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना रे प्लीज। हाँ, जहां पे फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, यहां पे फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी। चेंजेस कॉन्केविटी का मतलब है एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन, चेंजेस साइन। रीजन दूंगा, घबराओ मत, पहले एक एक करके लिखो, मैं दे रहा हूं रीजन। ग्राफिकल रीजन दूंगा, थियोरेटिकल रीजन नहीं दूंगा। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। ये कर्व जो है ये ऊपर की ओर है, ये क्या है, कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड? बोलो मुझे एक बार। कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड। तो मुझे बोलो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है? कोई दो लाइन में देखते हैं, किसी दो पॉइंट में देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं, इसमें ये टेंजेंट का स्लोप है, और इसमें देखते हैं, इसमें टेंजेंट का स्लोप ये है। तो मुझे बोलो टेंजेंट क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप ऑफ Increase. टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब तुम कह रहे हो कि एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है, और अगर एफ डैश एक्स इंक्रीज होगा तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। देखो वही कंडीशन है, आया समझ में? ठीक है, तो मेरा कहना है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्केव अपवर्ड। इसका मतलब कभी कभी तुम्हें एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ेगा, इसका मतलब द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x, that is f dash x increases। और f dash x increases का मतलब क्या हुआ? उस इंटरवल में f डबल डैश x पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए भी होता है। अब ये लिखना है तो लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप से हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में केवल ये दिया रहेगा, और कभी कभी क्वेश्चन में वो नहीं दे के ये दे देगा। तो दोनों सेम चीज कह रहा है। भला आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो फाइंड largest value of a for which all the tangents of the curve
y इक्वल टू x⁴ प्लस ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 2 lies below the curve. सॉल्यूशन सम पढ़ के बोलो, कॉनकेव अपवर्ड बोल रहा है या कॉनकेव डाउनवर्ड बोल रहा है? चलो क्या कह रहे हैं? टेंजेंट ऑफ द कर्व हर समय बिलो द कर्व हो, तो कॉनकेव क्या बोला था तुम लोगों ने? अपवर्ड। तो कॉनकेव अपवर्ड का कंडीशन एफ हर समय एफ डबल डैश एक्स, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ? 4x क्यूब 3ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस 1, एफ डबल डैश एक्स क्या हुआ? 12x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 2 है। बोलो, तो ये हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? क्वाड्रेटिक ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कंडीशन जानते हो? कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। तो ए का तो जरूरत नहीं है क्योंकि ए तो पॉजिटिव ही है, तो केवल डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, 0 पॉसिबल है, तो ये 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। और नहीं, मुझे एक चीज बताना है। देखो एक्चुअली में क्या होगा कि तुम लोग एग्जामिनेशन वाले दिन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कॉनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड में। मेरा कहना है, और ये डेफिनेशन एक्चुअली में जेई के कोर्स में है भी नहीं। क्वेश्चन क्या था कि टेंजेंट बिलो द एक्स एक्सिस, दो कर्व को याद रखो, जिंदगी आसान हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब बनाते हो तब क्या होता है? टेंजेंट हर समय क्या? टेंजेंट लाइज, क्या मिला? टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व। तो टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व का मतलब हो गया, अगर इसे तुम डबल बार डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये 2 मिलेगा जो पॉजिटिव है, मतलब अगर कंडीशन भूल जाते हो तो। और ये वाला क्या होता है? टेंजेंट ऑलवेज लाइज अबव द कर्व। और ये फंक्शन किसका था? माइनस एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मेरा कहना है अगर एग्जामिनेशन में भूल जाओगे तो ये दो एग्जाम्पल याद रखो, इससे तुम्हारे पास कंडीशन निकल जाएगा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा नीचे लाएंगे, बोलो थोड़ा क्या? ऊपर 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 थोड़ा। हाँ। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट 2 क्लास के लिए थोड़ा रेडी हो क्या ना, थोड़ा सा टिपिकल सम्स करवाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल सम्स कराऊंगा। थ्योरी आज खत्म है, प्लीज पास्ट ईयर को एक बार ट्राई करके देखोगे। इसको मैं ले लेता हूँ, प्लीज पास्ट ईयर को एक बार ट्राई करके देखोगे। बार बार एक ही लैंग्वेज कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि तुम पास्ट ईयर को ट्राई करो, ठीक है? अगर पास्ट ईयर ट्राई नहीं करोगे तो मेरे ख्यालों में मुश्किल हो जाएगा। मतलब देखो ना टॉपिक कैसा है तो मैं समझ में आएगा। नो डाउट किसी किसी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ और थोड़ा कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, कुछ और भी क्लासेस करवाऊंगा, मगर मैक्सिमम सम सब बन जाना चाहिए, मैं ऐसा फील करता हूँ। और ये ऐसा टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज नहीं बना के तुम लोग डायरेक्टली भी चेकआउट करके देखोगे कि चीजें बनेगा, अगर क्लास समझ में आया है तो। चलो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।